नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। गवर्नमेंट ने हाल ही में पीएफसी को महारत्ना का स्टेटस दिया है। तो जैसे कि हम देखेंगे इस वीडियो में कि महारत्ना के स्टेटस से क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, किस तरह से कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी पीएसयू जिसे कोई भी रत्न अगर मिलता है तो क्या उसको एडवांटेजेस मिलती हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रेटर ऑपरेशनल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है उससे पीएफसी को और फर्दर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पावर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स की यहाँ पे हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो जैसे न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड प्रेस्टिजियस महारत्ना स्टेटस। याद रखिएगा, प्रेस्टिजियस है, हाईएस्ट है। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि कितनी ऐसी पीएसयूज हैं जिनको अभी तक महारत्ना स्टेटस दे दिया गया है, यानी पीएफसी को मिला के टोटल कितने महारत्ना कंपनीज बन गई हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, पीएफसी के बारे में, महारत्ना के बारे में, नवरत्न के बारे में, मिनी रत्न के बारे में। स्टडी आईक्यू पे आप जुड़े रह सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पीएफसी लाया क्यों गया था। देखिए, पीएफसी को हम 1986 में लाए थे। 86 में लाने का रीजन क्या था? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था। अब एक डेडिकेटेड कंपनी हमें चाहिए थी जो पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर सके, फंड कर सके, यानी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जिसका एम हो डेडिकेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करना। जैसे कि आपने देखा 1980s का जो दौर था उसमें डेडिकेटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत बनाए गए। उससे पहले नाबार्ड आपने देखा बना, एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो था वो बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो सरकार डेवलप करना चाहती थी, क्योंकि सरकार एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट देश में चाहती थी। तो सरकारों ने उस समय कुछ डेडिकेटेड फाइनेंशियल कंपनी स्टैब्लिश करी जो सिर्फ उस सेक्टर के फाइनेंस को ही डील करेंगी। अब इसमें क्या क्या था, यहाँ पे पीएफसी लाया गया 86 में। तो एफिशिएंट इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड सोर्सिंग दी जाए, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंसेस दिए जाएं, अफोर्डेबल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो हैं इन कंपनीज को मिल पाए। देखिए, फाइनेंसेस सस्ते दाम पे पीएफसी से लोन उठाएंगी, फिर इंटरनेशनल मार्केट से जितने भी इंपॉर्टेंट गैजेट्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसको खरीदेंगी। ट्रांसफार्मर्स हैं, पावर फाइनेंस लाइंस हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी पावर कंपनीज हैं उनको फंडिंग ये बेसिकली करेंगी। तो फंडिंग क्या रहेगा? सस्ते रेटों पे मिल जाएगा। उस फंडिंग से जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में वो डेवलप हो जाएगा। आइडिया बस यही था कि एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो पावर सेक्टर में, एलाइड सेक्टर्स में, इंडिया और अब्रॉड। कंपनी जो है वो अपने फंड्स खुद रेस करेगी, ठीक है। एक बार सरकार ने उसको पूल में पीएफसी को क्रिएट कर दिया, फिर वो फर्दर जो है पावर फाइनेंस या फिर पावर कॉरपोरेशंस को या जितनी भी डिस्कॉम्स हैं उनकी फंडिंग की नीड्स को पूरा करेगी। तो यही सोच के भारत ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरे के पूरे पैरामीटर को स्टैब्लिश किया। लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां, याद रखिएगा, डेडिकेटेड है पावर सेक्टर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ये सब पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसको महारत्ना स्टेटस से क्या होगा? देखो, कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इसकी एक्सेप्शनल रही है। कोविड के टाइम में जब बाकी कंपनीज या बाकी सेक्टर्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, पीएफसी ने काफी ज्यादा सैंक्शंस किए हैं, रिकवरीज अच्छी की हैं, ठीक है। जो पैसा उन्होंने फाइनेंस के तौर पे दिया था वो उनका रिकवर हुआ है। नया फाइनेंस उन्होंने काफी इशू किया है और काफी ज्यादा प्रॉफिट्स उन्होंने इस फाइनेंस पे कमाए हैं, ठीक है। मतलब जो भी उन्होंने पैसा बांटा था उस पर जो रिटर्न आया है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है 2020-21 में ये जो कंपनी है पीएफसी करती आ रही है। तो ऐसे में महारत्ना स्टेटस देना बनता था। मतलब देश की एक ऐसी डेडिकेटेड पावर सेक्टर कंपनी है, पावर फाइनेंस कंपनी है, जो पावर सेक्टर को भी चला रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट्स भी साथ में सरकार को डिविडेंड्स भी अच्छे दे रही है। तो बेनिफिट्स देखो क्या हो जाते हैं महारत्ना स्टेटस देने के। अब यहां तक तो कंपनी खुद आई, कंपनी ने काफी ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम किया। अब यहां से सरकार चाहती है कि कंपनी को कुछ फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे दिया जाए, तो महारत्ना स्टेटस दे दिया। तो महारत्ना स्टेटस से क्या होगा? एनहेंस्ड पावर मिल जाएगी बोर्ड को। पीएफसी का जो बोर्ड है वो फाइनेंशियल डिसीजन अपने आप से ले पाएगा। 15% तक की सीलिंग है, टोटल नेटवर्थ की 15% तक की सीलिंग के मर्जर एक्विजिशन करने, तो सरकार से पूछना नहीं पड़ेगा, खुद ही बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है, नया रिकॉग्निशन मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग जो अब ये पावर सेक्टर्स को दे सकती है या पावर सेक्टर के लिए ला सकती है। इससे क्या होगा? देखो, भारत का जो सपना है ना 24/7 पावर फॉर ऑल, ये भी पूरा होगा। जितना ज्यादा फंडिंग करेगी उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जितना सस्ता ये फंड देगी, जितना सस्ता फाइनेंस देगी, उतनी सस्ती बिजली जो है देश में उत्पादन किया जा सकेगा। यानी डिस्कॉम्स पे, पावर कॉर्पोरेशंस पे उतना ही कम बर्डन जो है इंटरेस्ट का रहेगा। अभी बैंकों से जब वो लोग इंटरेस्ट उठाते हैं तो काफी ज्यादा उनको लोन उठाते हैं तो काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पावर फाइनेंस जो है वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे महारत्ना आने से डाइवर्सिफाई कर पाएगी अपने ऑपरेशंस को, बिजनेस ग्रोथ कर पाएगी,
अब्रॉड में भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बेटर कर पाएगी। लेटेस्ट से अब्रॉड में इनको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, वहां से अच्छा रिटर्न आ सकता है, पैसा इनके पास पड़ा है, वहां इन्होंने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट कर दिया, वहां से लेटेस्ट से जो भी कैपेसिटी जनरेशन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, उससे भारत को भी बेनिफिट मिले। भूटान में कोई पावर प्लांट लगाना है, पीएफसी ने उसको फाइनेंस कर दिया, वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो भूटान को भी सप्लाई मिल रही है और इंडिया के बॉर्डर एरियाज को भी सप्लाई मिल रही है। तो इस तरह के पावर सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट में पीएफसी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। अब महारत्ना स्टेटस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15% अपनी नेटवर्थ की जो इन्वेस्टमेंट्स इनको करनी होती है, इसके लिए इनको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लेना होता है। साथ ही साथ जो बोर्ड होता है महारत्ना सीपीएसई का, वो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर्स को खुद देख सकता है, होली ओन जॉइंट सब्सिडरीज को चला सकता है, मर्जर एक्विजिशन इजीली ले सकता है 5,000 करोड़ का अगर एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ा आता है स्कीम्स को, पर्सोनल मैनेजमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, यानी अपने लोगों के लिए स्कीम्स चलानी है तो वो बिना सरकार से पूछे अनुमति लिए चला सकते हैं, क्योंकि सरकार ये मान के चल रही है कि आप महारत बन चुके हो, अब आपके पास वो कैपेबिलिटी आ चुकी है कि आप ऑपरेशंस अच्छे कर सको, आप ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो, अब आप इस प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाओ। फिर टेक्नोलॉजी ज्वाइंट वेंचर्स करना है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करनी है, ये भी काफी इजी हो जाता है महारत्ना कंपनीज के लिए। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है, इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देती है कि साइंटिस्ट हायर करो, उनके साथ बैठ के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, नए नए एक्विजिशंस करो, साइंटिफिकली नया इन्वेस्टमेंट करो, जिससे देश में पावर सेक्टर और बेहतर हो सके, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो बेहतर हो सके। अब कैटेगराइजेशन की हम बात करें, और कौन कौन से कैटेगराइजेशन है वो भी पूछे जा सकते हैं, महारत्ना तो हमने डिस्कस किया। तो हम बात करेंगे 3 कैटेगरीज की यहाँ पे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसे आप पीएसयूज भी कहते हैं, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं, और ये एंटरप्राइज है ना, सरकार के लिए एंटरप्रेन्योरल काम करके दे रहे हैं। तो ये महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना 3 कैटेगरी में वाइडली यहाँ पे आप इनको डाइवर्सिफाई डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाता है। देखिए सीपीएसईज के लिए 19 में 2010 में इनको महारत्ना का स्टेटस देने की बात की गई थी। आइडिया बस यही था कि ग्लोबल जायंट्स बन सके, सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर सके। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही था कि इनके पास एनहांस पावर्स हो, जिससे कि काम अच्छा कर सके, डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट्स में अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकें। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहली बात है कि कोई कंपनी अगर महारत्ना में जाना चाहती है, या अगर लगता है कि उसको भेजना चाहिए या स्टेटस मिलना चाहिए, तो ऐसे केस में एक इनिशिएशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है या उसका डिपार्टमेंट लेता है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, मिनिस्टर इंचार्ज से अप्रूवल लेके, लेटेस्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की हम बात कर रहे हैं, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को भेजता है। डीपी क्या है, पूरे प्रपोजल को पढ़ता है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी का गठन किया जाता है जो ऑलरेडी बनी रहती है। अब यहाँ पे आईएमसी जो है इस प्रपोजल को प्रोसेस करती है, एपेक्स कमिटी को भेजती है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर होता है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन जो भी आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस को भेजे जाते हैं। यहाँ पे हम आईएमसी की बात करें, मेंबर्स कौन कौन है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। एपेक्स कमेटी के मेंबर्स में कैबिनेट सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरीज भी अवेलेबल होते हैं, चाहे वो डीपी से हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से हो, प्लानिंग कमीशन से, मतलब अब जो है प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है यहाँ पे, और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे रहती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, सबसे पहली बात है, नवरत्न से आपको महारत्ना भेजा जाएगा। देन लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, जो भी सेबी रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए। नेट प्रॉफिट होना चाहिए लगभग 5,000 करोड़ का पिछले 3 साल में, एनुअल नेट प्रॉफिट जो एवरेज 5,000 करोड़ आना चाहिए। देन उसके बाद आप देखेंगे टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस भी देखी जाती है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए कि बेनिफिट से वो कंपनी जो है फर्दर अपने आप को और ज्यादा उस सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकती है, फर्दर मर्जर एक्विजिशन कर सकती है, सरकार के लिए और ज्यादा काम कर सकती है। अब ये लिस्ट है कंपनीज की, यहाँ पे आप देख रहे हैं भेल है, बीपीसीएल है, सीआईएल है, गेल है, 11 ऐसी कंपनीज हैं। एचपीसीएल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड है, पीजीसीआईएल, स्टील अथॉरिटी 10वीं और 11वीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये नवरत्ना, ये महारत्ना हो गई। इससे पहले नवरत्ना क्या क्या थी, मिनी रत्ना ऐसी कंपनीज थी जो एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग जिनको मिली हुई है, और लगभग 60 से ऊपर का उनका स्कोर है 6 पैरामीटर्स पे। ठीक है, फाइनेंसेस को लेके, ऑपरेशंस को लेके, नेट प्रॉफिट को लेके, मैन पावर कॉस्ट को लेके अगर वो अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन को लेके, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट को लेके, तो ऐसे 6, अर्निंग पर शेयर को लेके, तो ऐसे 6 कैटेगरीज को अगर ये पूरा कर रही हैं तो फिर इनको आप मिनी रत्ना से नवरत्ना में भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो भी ऐसी कंपनीज हैं जिनका 3 साल में कंटिन्यूस प्रॉफिट रहा है,
और वो नेटवर्थ उनकी अच्छी है, पॉजिटिव नेटवर्थ है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो यहाँ पे उनको मिनी रत्ना का स्टेटस दिया जा सकता है। तो इस तरह से मिनी रत्ना से नवरत्न और नवरत्न से महारत्न का जो स्टेटस है वो इन कंपनीज को मिलता है। आइडिया प्रॉफिटेबिलिटी है, पब्लिक पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है और अपने सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, फैक्ट सारे समझ आ गए होंगे। मेंस का आंसर राइटिंग का प्रोग्राम मेरा चल रहा है, इसको आप स्मार्ट कोर्स से परचेज कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल है। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।